तो ये बड़ा सवाल आम जनमानस के मन में उठता है कि अब कांग्रेस की सरकार है, बावजूद इसके भी अब तक क्यों झीरम के पीछे जो मास्टरमाइंड है और झीरम घाटी के पीछे जो षड्यंत्रकारी है उनका चेहरा बेनकाब क्यों नहीं हो पाया है। छत्तीसगढ़ के गठन हुए लगभग 23 साल पूरे होने को है और इस 23 साल में काफी कुछ बदलाव हुआ है। हम बस्तर संभाग के अंदरूनी क्षेत्र की बात करें तो काफी कुछ बदल चुका है। लोगों के चेहरे के साथ साथ गांव की तस्वीर भी बदल चुकी है। इस 23 सालों में नक्सलियों ने कई ऐसे बड़े घटनाओं का अंजाम दिया है जिसमें सैकड़ों पुलिस के जवान शहीद हो गए। और इस बड़ी घटनाओं में एक घटना हुई थी जिसमें कांग्रेस के दिग्गज नेताओं की एक पीढ़ी पूरी तरीके से खत्म हो गई थी। नमस्कार, मेरा नाम नरेश देवांगन है और आप ARC न्यूज़ देखना शुरू कर चुके हैं। मैं बात कर रहा हूँ 25 मई 2013 की। 25 मई 2013 की शाम 4 बजे नक्सलियों ने देश के सबसे बड़े राजनीतिक हमले को अंजाम देने के लिए जिस जगह तैयारी की थी उस जगह पर मैं आज हूं, क्योंकि इस घटना को लगभग 10 साल पूरे होने को हैं और नक्सलियों ने जिस पहाड़ का सहारा लेकर सबसे बड़े राजनीतिक हमले को अंजाम दिया था उस जगह के बारे में मैं आपको दिखाने वाला हूं। ये पूरा पहाड़ आप देख रहे होंगे, वहां से लेकर के यहाँ तक का। तो नक्सली ने जब आईडी ब्लास्ट किया था और आईडी ब्लास्ट करने के बाद उन्होंने जब फायरिंग शुरू की थी और जो काफिले में गाड़ियां थी लगभग 30 से 35 गाड़ियां, उस पर अंधाधुंध जो फायरिंग किया था, ये पहाड़ है पूरा यहाँ से लेकर के वहां तक का, इसे ही आड़ बनाकर नक्सलियों ने सबसे बड़े नक्सली हमले को अंजाम दिया था। अब मैं यहाँ से आपको वो सड़क भी दिखाने की कोशिश करूंगा कि सड़क से ये पहाड़ में अगर कोई ऐसे बैठ जाए तो उतनी आसानी से पता नहीं चल पाएगा। उस ओर आप दिखा दीजिए, वो मेन सड़क है, लेकिन जब घटना हुआ था 10 साल पहले ये NH 221 हुआ करती थी। सुकमा में अपनी परिवर्तन यात्रा को संबोधन करने के बाद जब कांग्रेसियों का काफिला जगदलपुर के लिए निकला था तो झीरम घाट में पहले से ही घात लगाकर बैठे नक्सलियों ने देश के सबसे बड़े राजनीतिक हमले को अंजाम दे दिया था। और इस काफिले में सबसे पहले जो गाड़ी थी उस गाड़ी जैसे ही आईडी की चपेट में आया वो सड़क से 100 से 150 मीटर की दूरी पर गिरा हुआ है। उसके परखच्चे आज भी 10 साल बाद भी यहाँ पर जंगल के बीच जंगल में आज भी उसकी गवाही बने हुए हैं, उस दर्दनाक नक्सल हमले की गवाही बने हुए हैं। और इस बुलेरो में 5 लोग सवार थे जो दरभा के बताए जाते हैं, जिनकी मौत तुरंत इस ब्लास्ट में हो गई थी। मैं इस वक्त झीरम घाटी में खड़ा हूँ और आप इस ओर देखेंगे, ये जो सड़क है वो जगदलपुर की ओर जाती है। यहाँ से लगभग जगदलपुर 43 किलोमीटर है और देश के सबसे बड़े राजनीतिक हमले को नक्सलियों ने जो अंजाम दिया था आज से 10 साल पहले, और जिस पहाड़ का सहारा लिया था, इस ओर आप देख पा रहे होंगे कैमरा स्क्रीन पे, ये जो झाड़ी है, झाड़ी और जो पहाड़ का सहारा लिए थे, इस पे नक्सली घात लगाकर बैठे हुए थे। 25 मई 2013 को कांग्रेस के जो नेता हैं वो परिवर्तन यात्रा की सभा को संबोधित करते हुए जब वापस जगदलपुर की ओर आ रहे थे, तब यहाँ पर नक्सली घात लगाकर बैठे थे और जब उनका काफिला यहाँ पर पहुंचा तो नक्सलियों ने ताबड़तोड़ हमला कर दी। लगभग 1.5 घंटे ये हमला चला और इसमें कांग्रेस के दिग्गज नेता समेत 30 लोगों की मौत हो गई। इस हमले के मुख्य टारगेट बस्तर टाइगर महेंद्र कर्मा थे। सलवा जुर्म का नेतृत्व करने की वजह से नक्सली उन्हें अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानते थे। जानकार बताते हैं कि नक्सलियों ने महेंद्र कर्मा की हत्या करने के बाद उनके शव पर चढ़कर डांस भी किया था। 25 मई 2013 को कांग्रेसियों ने परिवर्तन यात्रा की शुरुआत प्रदेश भर में की थी, जिसकी शुरुआत कांग्रेसियों ने सुकमा से की थी। सुकमा में परिवर्तन यात्रा की सभा को संबोधन करने के बाद जब कांग्रेसियों का काफिला जगदलपुर की ओर निकला था, लगभग समय शाम के 4 बजे रहे होंगे और सुकमा से जगदलपुर के बीच में पड़ने वाले झीरम घाटी में घात लगाकर बैठे नक्सलियों ने पहले तो आईडी ब्लास्ट किया और उसके बाद अंधाधुंध फायरिंग कर दी।
अंधाधुंध फायरिंग जैसे ही नक्सलियों की तरफ से हुई, काफिले में शामिल तमाम नेता उनके सुरक्षा में लगे जवान कुछ समझ पाते तब तक काफी देर हो चुकी थी और नक्सलियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग लगातार 1 से डेढ़ घंटे तक कर दी थी। मेरे पीछे कैमरे के पीछे मैं आपको दिखाना चाहूँगा वो एनएच की सड़क है और उसी सड़क पर ही नक्सलियों ने घटना को अंजाम दिया था और घात लगाकर जितने भी नक्सली बैठे हुए थे उन्होंने काफिले पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया था और ये वही जगह है जहाँ पर अ, ऐसा बताया जाता है कि नक्सली लगातार ये कह रहे थे कि महेंद्र कर्मा क्योंकि महेंद्र कर्मा सलवा जुडुम के समय से ही सलवा जुडुम शुरू करने का श्रेय उन्हें ही जाता है और सलवा जुडुम के समय से ही वो हमेशा से ही नक्सलियों के निशाने पर रहे हैं। इससे पहले भी नक्सलियों ने लगातार 5 बार उनके काफिलों को टारगेट बनाया था लेकिन वो लगातार उस नक्सली हमले से बचते रहे लेकिन झिरम के हमले में वो नक्सलियों के निशाने पर आ गए। तो जैसा कि काफिले पर नक्सलियों ने हमला लगातार किया और नक्सली लगातार एक ही बात कह रहे थे कि महेंद्र कर्मा कौन है? ऐसा लग रहा था कि नक्सलियों ने पहले से ही इस चीज़ की प्लानिंग कर रखी थी कि हमें हमारा टारगेट महेंद्र कर्मा ही है। तो जैसे ही महेंद्र कर्मा ने हाथ उठा करके सरेंडर किया कि मैं महेंद्र कर्मा हूँ, तो सबसे पहले उन्हें गोली मारी गई और नक्सली उनको इस जगह पर लाए थे। सड़क से मैं जैसे आपको सड़क को दिखाई ये यही वो जगह है जहाँ पर नक्सलियों ने महेंद्र कर्मा की बॉडी को रखा हुआ था और जैसा कि जानकार बताते हैं और जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी देखी गई थी उसमें ये स्पष्ट तौर पे आया था कि नक्सलियों ने किस तरीके से निर्मम हत्या की थी। ये अपने आप में ही दिखाता है कि नक्सली किस तरीके से अपनी क्रूरता को अंजाम देते हैं और यहीं पर ही नक्सलियों ने महेंद्र कर्मा को 76 चाकू घोंपे थे और उनकी बॉडी पर 3 बुलेट के भी निशान थे। इसके साथ-साथ ही जो नंद कुमार पटेल और उनके बेटे थे, महेंद्र कर्मा की बॉडी यहाँ थी, जिसको हमले के 1 दिन के बाद रिकवर किया था। इस जगह को स्पॉट को एक बार फिर दिखाएँगे आप। ये वही जगह है जहाँ पर महेंद्र कर्मा की बॉडी रखी हुई थी और हमले के 1 दिन बाद उनकी बॉडी को रिकवर किया गया था और ये ढलान एरिया है। आप इस ओर दिखाएँगे, ये यहाँ से लगभग 50 मीटर की दूरी पर जैसे आप जाएँगे, तो वहाँ पर नंद कुमार पटेल और उनके बेटे दिनेश पटेल की बॉडी पड़ी हुई थी। वो उनके हाथ बंधे हुए थे। तो ऐसा भी कहा जाता है, ऐसा भी जानकारी निकल कर के बीच-बीच में आती रही है कि नंद कुमार पटेल अपने बेटे को रिहा करने की माँग नक्सलियों से लगातार करते रहे, लेकिन नक्सली इस चीज़ को माने नहीं और नंद कुमार पटेल लगातार कहते रहे कि मेरे बच्चे को आप रिहा कर दीजिए, जो करना है मेरे साथ करिए। तो लेकिन ये नक्सलियों का मेन जो चेहरा है वो उजागर करता है कि लगातार गुहार लगाने के बाद भी नक्सली नहीं माने और महेंद्र कर्मा के साथ-साथ नंद कुमार पटेल और उनके बेटे की भी निर्मम हत्या उनके द्वारा कर दी गई थी। ये सवाल आज भी बना हुआ है कि 10 साल इस घटना को हो चुके हैं, लेकिन आज भी इसके पीछे जो षड्यंत्रकारी है उसका चेहरा, उसका नाम अभी तक उजागर नहीं हो पा रहा है। इस घटना को 10 साल क्योंकि 10 साल काफ़ी लंबा समय होता है किसी भी चीज़ की अ, जानकारी को जुटाने के लिए और उसके पीछे कौन-कौन लोग हैं उस जानकारी को इकट्ठा करने के लिए। इस बीच में कई आयोग बनी, कई जांच दल का गठन हुआ, लेकिन झीरम घाटी में जो लोग मारे गए हैं, जो लोग शहीद हुए हैं, उनके परिवार आज भी इंतजार कर रहे हैं कि आज नहीं तो कल देर सवेर घटना में जो गुनहगार है, जो झीरम घाट के षड्यंत्रकारी हैं, जो मेन षड्यंत्रकारी हैं, जो मेन गुनहगार है, उन्हें सजा मिलेगी और उनके परिवार वालों को न्याय मिलेगी। झीरम की बरसी जब-जब आती है तब-तब राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए लोगों को झीरम घाटी में जो देश का सबसे बड़ा नक्सली हमला हुआ था उसकी याद आती है। अभी मैं 25 मई 2013 को जो नक्सली हमला हुआ था, जो नक्सलियों के द्वारा सबसे बड़ा राजनीतिक हमला हम कह सकते हैं हुआ था, उसी जगह पर खड़ा हुआ हूँ और आज से 1 साल पहले ही जो अभी वर्तमान में कांग्रेस की सरकार है उसके द्वारा झीरम घाटी शहीद स्मारक बनाया गया है, जिसमें इस घटना में शहीद हुए तमाम लोगों को फोटो लगाई गई है। एक तरीके से इस फोटो के माध्यम से उन तमाम लोगों को श्रद्धांजलि देने की कोशिश भी सरकार की तरफ से की गई है। लेकिन ये सवाल आज भी बना हुआ है कि जो लोग शहीद हुए हैं जिसमें कांग्रेस के टॉप लीडर समेत जैसा आप देखेंगे इसमें तस्वीर में लगी हुई है दिनेश पटेल, महेंद्र कर्मा, नंद कुमार पटेल
और विद्याचरण शुक्ल। ऐसा भी कहा जाता है कि विद्याचरण शुक्ल के जो गार्ड थे उसके उनके अंगरक्षक थे, तो वो उन्होंने खुद अपने आप को गोली मार ली थी ये कहकर कि नक्सली इतने ज्यादा हैं, मैं अब आपकी रक्षा नहीं कर सकता। ये कहकर विद्याचरण शुक्ल के जो गार्ड थे उन्होंने खुद को अपने आप को गोली मार ली थी। तो ये तमाम वो लोग हैं जिनकी शहादत देश के सबसे बड़े राजनीतिक हमले में हुई थी, जिसका सवाल आज भी बना हुआ है कि इसके पीछे सबसे बड़ा षड्यंत्रकारी कौन है। इस घटना को हुए 10 साल हो चुके हैं, क्योंकि 10 साल का समय काफी बड़ा समय होता है। 10 साल होने के बाद भी ऐसा लगता है कि मानो ये घटना कुछ समय पहले ही हुई होगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल और सबसे बड़ी विडंबना ये है कि जब ये घटना हुआ था तब प्रदेश में भाजपा की सरकार थी और विपक्ष में कांग्रेस थी, और कांग्रेस जब विपक्ष में थी तो लगातार वो राज्य सरकार पर आरोप लगा रही थी कि झीरम के पीछे जो षड्यंत्रकारी हैं उसका चेहरा सामने लाने में राज्य सरकार कहीं ना कहीं फेलियर साबित हो रही है। इस बीच 10 सालों के दरमियान कई प्रकार के जांच आयोग बैठे, जांच दल का गठन हुआ, बावजूद इसके भी अब तक इसकी जांच नहीं हो पाई है कि इस घटना के पीछे कौन था। लेकिन अब तत्कालीन समय में भाजपा की सरकार थी, अब वर्तमान में कांग्रेस की सरकार है, और जिस कांग्रेस की सरकार में आने के लिए जिस परिवर्तन यात्रा की शुरुआत 2013 में कांग्रेस के टॉप बड़े नेताओं ने सुकमा से इसकी शुरुआत की थी और इस झीरम घाट में उनकी शहादत हुई थी। लेकिन ये बड़ी विडंबना ही है कि जिन नेताओं की शहादत पर कांग्रेस के तरफ से तमाम प्रकार की योजनाएं अब राज्य में देखने को मिल रही है और उनके द्वारा जो राजनीति भी की जाती है, झीरम एक बड़ा मामला निकल करके सामने आता है, चाहे वो भाजपा के लिए हो, कांग्रेस के लिए हो। तमाम प्रकार के बयानबाजी समय समय पर हमें भाजपा की तरफ से भी देखने को मिलते हैं और कांग्रेस की तरफ से भी देखने को मिलते हैं। तो ये बड़ा सवाल आम जनमानस के मन में उठता है कि अब कांग्रेस की सरकार है, बावजूद इसके भी अब तक क्यों झीरम के पीछे जो मास्टरमाइंड है और झीरम घाटी के पीछे जो षड्यंत्रकारी है उनका चेहरा बेनकाब क्यों नहीं हो पाया है। ये तस्वीर है, ये वो तस्वीर है जो आप देखेंगे। इस तरफ से आप दिखा दीजिए, ये झीरम घाटी शहीद स्मारक की तस्वीर है। ये जंगल है, ये सड़क है, सुकमा से जगदलपुर की ओर जाने वाली बीच की ये सड़क है। आज माहौल काफी दहशत भरा तो नहीं लगता है, क्योंकि अब पूरी की तरीके से तस्वीर बदल चुकी है। पहले की तुलना में अब बहुत कुछ यहाँ पर बदल चुका है, विकास भी तेज गति से हो रहा है। लेकिन कुछ नहीं बदला तो ये कि यहाँ जो लोग शहीद हुए थे उनके परिवार को जो न्याय की आस थी, वो न्याय की आस 10 साल पहले भी लगा रहे थे और 10 साल बाद भी लगा रहे हैं। पहले 10 साल पहले भी यहाँ नेटवर्क कनेक्टिविटी नहीं थी, जिस वजह से जो लोग यहाँ पर थे वो अपने परिजनों से संपर्क करना चाह रहे थे उस दौरान, लेकिन वो अपने परिजनों से संपर्क नहीं कर पाए। और 10 साल बाद भी आज मैं यहाँ पर पहुंचा हुआ हूँ, बावजूद इसके भी आज यहाँ पर नेटवर्क कनेक्टिविटी नहीं है। अब बड़ा सवाल ये भी गहराता जा रहा है कि जिन बड़े टॉप लीडर कांग्रेस की जो बड़े टॉप लीडर है जिनका सफाया हो गया था, कांग्रेस की सरकार है, बावजूद इसके भी उनका जो नतीजा है अब तक नहीं आ पा रहा है कि इस देश के सबसे बड़े जो राजनीतिक नक्सली हमला हुआ है उसके पीछे मास्टरमाइंड कौन है, षड्यंत्रकारी कौन है। हालांकि समय समय पर आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं। भाजपा कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाती है और कांग्रेस भाजपा के ऊपर आरोप लगाने से नहीं बचती है, लेकिन इन सब के बीच में उन परिवार को न्याय की आस आज भी लगी हुई है जिनका परिवार इस नक्सली घटना में पूरी तरीके से खत्म हो गया था, घर तबाह हो गए थे। उनको आज भी उम्मीद है, 10 साल हो गए हैं, आज नहीं तो कल, 10 साल जैसे तैसे तो बीत गए, आने वाले कुछ सालों में उनके घर वालों को इस उम्मीद लगी हुई है कि उनको न्याय जरूर मिलेगा। मेरे साथ कैमरे के पीछे है नरेश देवांगन और मैं अजय चंद्राकर, ARC न्यूज झीरम घाटी। अगर आपको हमारी खबरें अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर भी करिएगा। धन्यवाद।